नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 31 मार्च और द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है, और ये कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन थे, ए 20 मार्च, बी 22 मार्च, सी 24 मार्च या डी 25 मार्च। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 24 मार्च। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज की हेडलाइंस है, ईरानियन पार्लियामेंट मल्स पॉसिबल एग्जिट फ्रॉम न्यूक्लियर ट्रीटी। और ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। न्यूज क्या है इससे हम समझ लेंगे। तो दरअसल हाल ही में ईरान की संसद परमाणु अप्रसार संधि यानी कि जिसे एनपीटी भी कहा जाता है, इससे बाहर निकलने की संभावना पर विचार कर रही है। और इसकी जानकारी ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा दी गई है। अब ईरान का कहना है कि वह अभी भी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि एनपीटी का सदस्य है, और जब तक सदस्य रहेगा इस संधि का पालन करना होगा। हालांकि ईरान में ये बहस चल रही है कि अगर अन्य देश उसके परमाणु कार्यक्रम को बाधित करते हैं और उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमला करते हैं तो ऐसी संधि में बने रहने का क्या लाभ होगा। और इसी के साथ अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान की कुछ परमाणु सुविधाओं पर हमले किए थे, जिसके बाद ये मुद्दा और भी संवेदनशील बन गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी समझ लेंगे। तो अब समझ लेते हैं परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के बारे में। अब इसे आमतौर पर अप्रसार संधि या एनपीटी के नाम से जाना जाता है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण तथा सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 1965 और 1968 के बीच इस संधि पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रायोजित 18 राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति द्वारा बातचीत की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और ये संधि जो है वो 1970 में लागू हुई, और अन्य किसी भी शस्त्र नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण समझौते की तुलना में एनपीटी में अधिक देश पक्षकार हैं, जो इस संधि के महत्व का प्रमाण है। और संयुक्त राष्ट्र के 4 सदस्य देशों ने कभी भी एनपीटी को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें से 3 देशों के पास परमाणु हथियार है या होने की आशंका है। उसमें शामिल है भारत, इजराइल और पाकिस्तान। इसके अलावा 2011 में भी स्थापित दक्षिण सूडान भी इसमें शामिल था। और इसमें अभी कुल 191 सदस्य देश हैं, और इसका उद्देश्य यही है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग की अनुमति देना है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स लिफ्ट आईआईपी ग्रोथ टू 5.2% इन फैब। और ये टॉपिक है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो फरवरी 2026 में भारत की औद्योगिक गतिविधि में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। सरकार के द्वारा जो भी आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी की वृद्धि दर बढ़कर 5.2% हो गई है। और ये वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण हुई है। आपको बता दें कि ये जो पूरे आंकड़े हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर फरवरी में बढ़कर 6% हो गई, जो कि पिछले महीने 5.3% थी। और ये पिछले वर्ष फरवरी में जो वृद्धि हुई थी उससे 2.8% की वृद्धि दर से काफी अधिक है। और अब कुछ और क्षेत्र को भी देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे खनन और उत्खनन की। तो इस क्षेत्र में भी वृद्धि दर 2026 में घटकर 4 महीने के निचले स्तर यानी कि 3.1% पर आ गई, जो कि जनवरी में 4.3% थी। हालांकि ये फरवरी 2025 में भी
जो है कि 1.6% की वृद्धि दर से अधिक थी। बिजली क्षेत्र में भी वृद्धि दर जनवरी में 5.1% से घटकर फरवरी में 2.3% हो गई है। और इसी के साथ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में फरवरी 2026 में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि पिछले 27 महीनों में इस क्षेत्र का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में भी 0.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि लगातार दूसरा महीना है जब इसमें गिरावट देखी गई है। अब समझ लेते हैं कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आखिर IIP है क्या। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक सूचकांक है, एक इकोनॉमिक सूचकांक है जो किसी देश के औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि या गिरावट को मापता है, और इसे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी किया जाता है। हमने आपको पहले भी बताया है। अब ये जो IIP है, इसके मुख्य क्षेत्र खनन क्षेत्र हैं, जो कि खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करता है। विनिर्माण क्षेत्र है, जो कि कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करता है, और ये IIP का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद आता है बिजली क्षेत्र, यानी बिजली उत्पादन से संबंधित है। उपयोग आधारित वर्गीकरण की बात करें तो IIP में उद्योगों को उनके उपयोग के आधार पर बांटा जाता है, जिसमें कि प्राथमिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं शामिल है। अब इसका महत्व क्या है, यानी कि ये जो IIP है इसका महत्व क्या है, तो इसका सीधा सा महत्व है औद्योगिक क्षेत्र में निवेश आधारित वृद्धि देखी गई है। पूंजीगत वस्तुओं की मजबूत वृद्धि से भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ने की संभावना है, लेकिन उपभोक्ता मांग में कमजोरी आर्थिक संतुलन के लिए चिंता का विषय हो सकती है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ यूथेनेशिया, और इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 पॉलिटी और साथ ही साथ सोशल इशू से भी संबंधित है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। न्यायालय ने ये कहा है कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का हिस्सा है, और इस फैसले में पहली बार अदालत ने एक रोगी के लिए चिकित्सीय सहायता प्राप्त पोषण और जल योजन, जिसे कि CANH कहा जाता है, इसको बंद करने की अनुमति दी, यानी कि जीवन रक्षक सहायता को हटाने की अनुमति दी। अब अदालत ने पहली बार यह अनुमति दी है कि ऐसे मामले में CANH को बंद किया जा सकता है, यानी कि रोगी को कृत्रिम रूप से जीवित रखने वाली चिकित्सा सहायता हटाई जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक और असहनीय पीड़ा में कृत्रिम रूप से जीवित रखना आवश्यक नहीं है। अगर रोगी की इच्छा या उसके परिवार की सहमति हो और चिकित्सा बोर्ड यह पुष्टि करे कि बीमारी असाध्य है तो उपचार रोका जा सकता है। इसी के साथ गरिमा पूर्ण मृत्यु का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है, यानी कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन और गरिमा के साथ मृत्यु दोनों इसमें शामिल है। और अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ जो प्रमुख न्यायिक मामले हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो ये फैसला जो है पिछले महत्वपूर्ण मामलों की निरंतरता में आया है। इसके पहले मामला जो था अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 का मामला था, और इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई और जीवन रक्षक उपचारों को अस्वीकार करने के लिए चिकित्सा निर्देशों यानी कि लिविंग विल को मान्यता दी गई। और इसके बाद कॉमन कॉज बनाम भारत संघ आता है मामला। इस मामले में न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल बनाया और इसके कार्यान्वयन को आसान बनाया। इस फैसले में जो मुख्य बदलाव किए गए उनको भी समझ लेते हैं। तो CANH बंद करने की अनुमति दी गई, यानी कि पहली बार अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चिकित्सीय सहायता प्राप्त पोषण और जल योजन, जिसे कि CANH कहा जाता है, भी जीवन रक्षक उपचार की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए उचित परिस्थितियों में इसे बंद किया जा सकता है यदि इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण नया पहलू है। और पहले निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए प्रक्रिया बहुत जटिल थी। अब नए फैसले में अदालत ने इसे सरल और व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। पहले 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड और न्यायिक निगरानी की कठोर प्रक्रिया होती थी, और अब प्रक्रिया को सरल किया गया, यानी कि अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं कम की गई हैं। इसी के साथ रोगी को अपने उपचार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। यदि उसने पहले लिविंग विल लिखी है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु शब्द जो है वो भ्रम पैदा कर सकता है, ऐसा अदालत ने कहा है। और असल में यह किसी को मारना नहीं है, बल्कि ऐसा उपचार रोकना है जो केवल कृत्रिम रूप से जीवन को बढ़ा रहा हो। कुल मिलाकर के इस
फैसले का मुख्य उद्देश्य ये है कि गंभीर और असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को अनावश्यक पीड़ा में कृत्रिम रूप से जीवित रखने के बजाय उसे गरिमा के साथ प्राकृतिक मृत्यु का अधिकार दिया जाए, लेकिन साथ ही दुरुपयोग से बचने के लिए सावधानी भी रखी जाए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ अगली न्यूज को देख लेते हैं। तो न्यूज है व्हाट द मेटा यूट्यूब रूलिंग मीन्स फॉर सोशल मीडिया। और ये जो पूरी न्यूज है इसे हम समझ लेते हैं। तो मेटा और यूट्यूब फैसले का सोशल मीडिया पर असर, इससे संबंधित ये जो पूरी है न्यूज है। तो अमेरिका की लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट की जूरी ने 25 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में मेटा प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब को जिसकी मूल कंपनी जो है वो अल्फाबेट INC है, इसको दोषी ठहराया है। अब ये मुकदमा एक 20 वर्षीय महिला के द्वारा दायर किया गया था, जिसने दावा किया कि बचपन से इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बहुत ज्यादा यूज के कारण उसे अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता, शरीर के प्रति नकारात्मक भावना जैसी मानसिक समस्याएं हुई। अब जूरी ने कंपनियों को लगभग $60 लाख यानी कि 6 मिलियन का हर्जाना देने को कहा है, जिसमें कि लगभग 70% जिम्मेदारी जो है वो मेटा की है, 30% जिम्मेदारी जो है वो यूट्यूब पर डाली गई है। अब ये मामला इसलिए खास है क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के डिजाइन को दोषी माना गया। अब जूरी ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों ने ऐसे फीचर बनाए जो लत पैदा करने वाले हैं और उपयोगकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब समझ लेते हैं इसमें जो मेन डिजाइन फीचर है जिन पर आरोप लगाया गया है उनको। तो एंडलेस फीड की बात की गई, यानी कि उपयोगकर्ता जो है यानी कि यूजर जो है वो नीचे स्क्रॉल करता जाता है, कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। इससे क्या होता है कि लंबे समय तक ऐप पर बने रहने की आदत बनती है। एक और ऑप्शन आया ऑटो प्ले वीडियो। अब एक वीडियो खत्म होती है दूसरा अपने आप चल जाता है, तो यूजर का कंट्रोल कम हो जाता है। एल्गोरिदम आधारित सिफारिशें, यानी कि इसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता की जो है कि पसंद के आधार पर कंटेंट बताते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है कि ज्यादा समय तक उपयोगकर्ता को ऐप पर रखा जा सके। अब जूरी ने ये कहा है कि कंपनियों को पता था कि उनके प्लेटफॉर्म मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने उपयोगकर्ता को इसके बारे में पर्याप्त चेतावनी नहीं दी। अब ये फैसला जो है वो ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो क्यों? तो पहली बार इसमें डिजाइन को जिम्मेदार माना गया है। अब पहले मुकदमे में प्लेटफॉर्म ये कहते थे कि हम केवल प्लेटफॉर्म है, कंटेंट उपयोगकर्ता बनाते, लेकिन इस फैसले में कहा गया कि समस्या कंटेंट की नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के डिजाइन की है। इसी के साथ अमेरिका में सेक्शन 230 ऑफ कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट नामक कानून प्लेटफॉर्म को यह सुरक्षा देता है कि उन्हें उपयोगकर्ता द्वारा डाली गई सामग्री यानी कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस मामले में डिजाइन को दोषी ठहराकर इस कानूनी सुरक्षा को आंशिक रूप से दरकिनार किया गया और इस फैसले के बाद 1600 से अधिक ऐसे ही सेम मुकदमे जो हैं वो अभी लंबित हैं और ये फैसला उन सभी मामलों को प्रभावित कर सकता है। इस लिहाज से ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है GRSC डिलीवर्स 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप टू इंडियन नेवी। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 डिफेंस से जुड़ा हुआ है। न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा शिपयार्ड यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSC ने भारतीय नौसेना को 3 आधुनिक युद्धपोत सौंपे हैं, जिसमें के शामिल है INS जुनागिरी, INS संध्याक और INS अजय। इन तीनों जहाजों को एक साथ नौसेना को सौंपना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और ये पहली बार है जब GRSC ने एक साथ 3 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर नौसेना को दिए हैं। अब ये जो पूरी उपलब्धि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करती है। पहले भारत को अधिकांश युद्धपोत और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदने पड़ते थे। अब भारत स्वयं उन्नत युद्धपोत बना रहा है और इसी के साथ ये युद्धपोत जो है समुद्री निगरानी, पनडुब्बी विरोधी अभियान, समुद्री सुरक्षा जैसे कार्यों में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक शक्ति भी मजबूत होती है। और आपको बता दें कि जो GRSC ये अब तक 118 युद्धपोत बना चुका है, जिसमें कि 80 जो है वो भारतीय नौसेना के लिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अब भारत के प्रमुख नौसैनिक निर्माण केंद्रों में से एक है। अब बात करते हैं INS जुनागिरी की, तो इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का हिस्सा है और
इसकी विशेषताएं ये है कि रडार से कम दिखाई देने वाला इसे डिजाइन किया गया, उन्नत मिसाइल प्रणाली है, पनडुब्बी विरोधी क्षमता है, आधुनिक सेंसर और हथियार प्रणाली इसकी विशेषताएं हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से समुद्री युद्ध, दुश्मन जहाजों और पनडुब्बियों की निगरानी के लिए किया जाता है। INS संध्या की बात कर लेते हैं तो ये सर्वेक्षण पोत जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। इसका जो मेन कार्य है वो समुद्र की गहराई मापना, समुद्री नक्शे बनाना, नौवहन के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करना है और ये जहाज समुद्री शोध और नौसैनिक अभियानों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब INS अग्रे की बात कर लेते हैं तो INS अग्रे जो है एक उन्नत समुद्री सहायता और निगरानी प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग जो है वो तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी, नौसैनिक अभियानों में समर्थन के लिए किया जाता है। अब GRSE के द्वारा जो 3 युद्धपोतों की एक साथ डिलीवरी की गई है, इससे भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को ये दिखाता है, नौसेना की सामरिक शक्ति को दिखाता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट वो आत्मनिर्भर भारत अभियान, इन तीनों को मजबूत करती है। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? A अनुच्छेद 14, B अनुच्छेद 19, C अनुच्छेद 21 या D अनुच्छेद 32। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।